ओम आप सुन पा रहे शांति। हो मुझे दीदी? ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी जूम सेशन में जो हमारा स्वभाव और संस्कार के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था, वो काफी हद तक हमने कंप्लीट किया है, मगर बहुत सारे पॉइंट्स अभी तक रह गए हैं। वो है संस्कारों का मिलन स्वभाव के साथ में। स्वभाव के बारे में जान पाए हम। स्वभाव जो है कैसे कुदरती देन है और वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है तो एक आत्मा के संस्कारों में बदलाव लाना है। और उसके संस्कार बनते हैं उनके गुण, शक्तियाँ और ये कलाएं, 16 कलाओं के साथ में वो संस्कार बनते हैं। अभी बाबा बोलता है ये है जटिल संस्कार, इन संस्कारों को बदलना है जो जन्म जन्म से हमने विकारों की वजह से विकारी संस्कार बना दिए ना, उनको उनमें बदलाव लाना है। तो अभी तक हमने उन पॉइंट पर डिस्कस नहीं किया कि जो जटिल संस्कार है, जो विकारी संस्कार है, वो कैसे इफेक्ट होते हैं हमारे स्वभाव के ऊपर, और हम क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो हम वापिस से क्रिएट करते हैं करवास, और हमको कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, अपने आप को अपने आप को रोक लगाना है, ताकि हम क्रिएट करने के बजाय उसको खत्म करें। तो ये अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। तो उससे पहले अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना, स्वभाव के बारे में, कुदरती देन के बारे में, कुदरती नियमों के बारे में, अगर उसको लेके किसी को भी कुछ अपनी शेयरिंग करनी है, अपना एड ऑन करना है, या उन्हें क्या समझ में आया वो उनको बताना है, कि सही समझा या नहीं समझा, या अपने अनुभव एक्सप्लेन करने हैं, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यस भावना है, वेरी नाइस। शांति दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बड़े वाला थैंक यू क्योंकि जिस तरह से आपने लास्ट सेशन में प्रकृति और आत्मा के बारे में समझाया, और यहाँ पर हमेशा ये डाउट रहता था, मैंने इसको मैं एक फिलोसॉफिकल बात समझती थी कि हमें धरती की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, या फिर पानी की क्वालिटीज अपने अंदर लानी चाहिए। ऐसा लगता था कि ठीक है, दे आर ट्राइंग टू कंपेयर द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद प्रकृति, लेकिन जिस तरह से आपने कनेक्ट किए हैं सारे डॉट्स, तो अभी समझ में आ रहा है कि आई एम पार्ट ऑफ नेचर मैं यस, प्रकृति का हिस्सा हूँ, और मुझ में अगर प्रकृति के गुण नहीं है तो मैं अपने आप से दूर हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रकृति को कॉपी करने की जरूरत है, बट आई एम मेड आउट ऑफ नेचर, आई एम मेड आउट ऑफ प्रकृति। तो ये पॉइंट इतना अच्छा क्लिक हुआ। ये एक तरह से डाउट था, जो इनविजिबल डाउट था ना, क्लैरिटी नहीं थी उसकी, था भी और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो वो उस तरह से समझ में आया। और कितनी सुंदरता से आपने बताया कि कैसे वो हमारे अंदर जो गुण हैं उनको हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमें बोले कि तुमने ये काम अच्छा कमा ना। हम अपने आप को कितना नीचे ले गए हैं, अपने सच से ही हम कितना हट गए हैं, अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हम सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सब चीजें प्लस और बहुत सी छोटी छोटी चीजें समझ आई। ये वाली जो आपकी 24th की रिकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ जो जिसमें आपने शेयर किया है, उसको 2 बार कम से कम 2.5 बार सुना है और उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाई हूँ, और ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा और एक्सपेंशन और लाइट की जरूरत है। बट मे बी एज यू शेयर विद अस योर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप संस्कार, उसमें भी आएगा। एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि सॉरी टाइम ले रही हूँ। नो, आई वांट दैट यू ऑल शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ कि क्या समझ में आया। प्लीज टेक योर टाइम। तो दूसरा जो यहाँ पर रियलाइजेशन हुई है कि जब आप प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जब आप एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जब आप इवन बच्चों की पालना के बारे में, उनके नेचर के बारे में बात करते हैं, या अभी तो आपने
पूरी ह्यूमन काइंड के नेचर स्वभाव के बारे में बात की है। ये चीजें बहुत अपील करती हैं एंड बहुत उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, लॉजिकली समझ में आती हैं। तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू है दीदी। थैंक यू वेरी मच भावना बहन, थैंक यू कि जिस तरीके से बाबा समझाना चाहता है ना हमें ज्ञान को, वो एग्जाम्पल दे के मैं अगर आप तक वो बराबर मैसेज पहुंचा पा रही हूँ, मीन्स मेरा सार्थक हुआ। बाबा ने जो मेरे पे इतना एफर्ट लिया है हाँ चीजें समझाने के लिए, वो सार्थक होता है जब वो सही मायने में मैं आप तक वो हाँ एक्यूरेटली पहुंचा सकूं। थैंक यू डिलीवर वेरी हो मच गया फॉर योर दीदी, गुड डिलीवर्ड, गुड डिलीवर्ड। yeah. So very encouraging words, very encouraging for me also. कि ये और भी मोटिवेट करता है मुझे कि yes, I have that power to explain and express myself, the knowledge, the way Baba gives me. So thank you very much. Yes, मुझे ऐसे ही आप लोग क्या समझे हो इससे जो अभी एक्सप्लेन किया है स्वभाव के बारे में, कि स्वभाव जो है भले फिर हम हस्बैंड वाइफ का ले लो, हम बच्चों के साथ का ले लो, कोई भी रिलेशन ले लो, अगर आप अपने आप को अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मतलब अपने आप को अंतर्मुखी बल चेक करेंगे, तो हम क्या बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों में क्या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, दीदी और हम क्या उनका स्वभाव ही एक्सेप्ट नहीं बदलना करते। चाहते हैं। उनका स्वभाव ही बदलना चाहते हैं, जो कि गलत है। यस, जैसे उस दिन क्यों करते हैं? भावना दीदी ने बताया ना कि युगल के बारे में, तो मैं सोचती थी ये मेरे साथ होता है ना कि सबके साथ। हरियाली चीज के दीदी वो मतलब वो चुनते हैं ना मिस्कीन करके कुछ, तो मुझे भी 10 में से चुना गया था। तो सब लोग कह रहे थे कि टीवी पे आ रहा था, वो कैसे चल रहे थे लहरा लहरा के। और उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं उम्र का नहीं होता है, अंदरूनी रूहानियत जो होती है ना, सुंदरता, वो भी देखते हैं हम लोग। तो मेरा पल्लू हटा के मतलब देखा था, तो सब लोग बस 10 में थे। मेरे हस्बैंड को मतलब बताया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, और लग रहा था उखड़ रहे पता। तो अब लग रहा है कि इनका नेचर ही ऐसा होता है जेंट्स का। यस यस, है ना। वो कब होता है अभी वो हम डिस्कस करेंगे संस्कारों के साथ में, ठीक है। अभी जो स्वभाव जो हम जो डिस्कस किया था कि मेल का स्वभाव हमेशा एक फीमेल के स्वभाव से अलग रहेगा, अभी ये हमें बहुत क्लियर हो गया। और हम क्या करते हैं पता है, अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं सामने के मेल को भी अपने रूप में देखने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर मैं ये कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम अगर ये कर रहे हो तो मैं क्यों ना करूँ वो? तो हम अपनी कंपैरिजन उनके साथ में करते हैं जो कि स्वाभाविक नहीं है। इट इज नॉट बाय नेचर। समझ में आया डिफरेंस? तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है कि कुदरत का जो नियम है, कुदरत की तो जो देन है ना, उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं ना, उस वक्त हम नेगेटिव दिखाई देते हैं। हम नेगेटिव दिखाई देते हैं, और हम जब नेगेटिव दिखाई भी देते हैं और नेगेटिविटी हम फैलाते हैं, तब दूसरों को तो परेशानी होती ही होती है, उससे कई गुना परेशान हम खुद होते हैं। ये एक कुदरती है। हम जब कुदरत में इंटरफेयर करेंगे, कुदरत ने जो हमें सौगात के रूप में जो चीजें दी है, उनको सौगात के रूप में न लेते हुए उसमें बदलाव लाने की जब हम कोशिश करते हैं, हाँ, तब जाके ये परिणाम निकल के आता है। हाँ, अभी आप लोगों को सबको क्लियर होगा कि हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं ना, कहाँ लेना चाहिए हमको एफर्ट बदलने के लिए, और हम कहाँ एफर्ट्स ले रहे हैं। बाबा यही हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहीं पे हमें ये अमूल्य में पॉइंट आता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे स्वीकार करो, है ना। इस लाइन में भी बहुत गहराई है। वो तब ये बोलता है कि जब कोई इंसान के रूप में अगर दूसरे इंसान को देखते हैं, तो वो जैसा है वैसे उसको स्वीकार करो। समझ में आया? एक इंसान अगर इंसान को देखेगा तो वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, और मेरे को सामने वाले स्वभाव का रिस्पेक्ट करना है, उसका वो नेचर है, उसके मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना है।
समझा कि बाबा का कहने का मतलब क्या है? तो स्वभाव को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, हम इंटरफियर नहीं कर सकते। ये कुदरत ने उनको दिया है। एक आदमी अगर है तो उसका स्वभाव वैसा होगा, एक औरत है तो उसका स्वभाव ऐसा होगा, एक बच्चा है तो उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके लिए बाबा उन बच्चों को बंदर की तरह बोलता है ना। अभी बड़े जब हम हो जाते हैं, क्या हम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नेचर है, कुदरत ने हमें बताया है कि अब तुम बड़े हो चुके हो। एक आत्मा को बाबा ने हमेशा बताया सब समान है, हाँ? एक आत्मा को अगर शरीर से अलग करो तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ सेम दिखाई देती है, हाँ? बिंदु स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। सब इकट्ठे रखो तो पहचान में भी नहीं आएगी। मगर जैसे ही वो आत्मा शरीर को लेती है, हाँ? तो कोई भी किसी के साथ मेल नहीं खाता है। समझ में आया डिफरेंस? हाँ? जो कुदरत ने बनाया हुआ ये शरीर है, जब एक आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो कोई किसी के साथ में मेल नहीं खाता, दिखने में भी नहीं। जितनी भी शरीर ले लो, कोई भी ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ में सेम नहीं है। इतनी गहराई है ये सब चीजों में समझने के लिए, हाँ? अगर इंसान एक दूसरे के साथ में दिखाई नहीं देता तो उनका स्वभाव भी एक दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। समझ में आया? तो हम स्वभाव को नहीं बदलना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बाबा ये भी मुरली में बहुत बार बोलता है ये पॉइंट, है ना। हर एक का रोल अलग, हर एक के कर्म अलग। तुम एक दूसरे को देख के रेस मत लगाओ। तुम्हारी अगर कंपटीशन होनी चाहिए तो अपने आप से होनी चाहिए। इतना वंडरफुल्ली बाबा ने इन मुरलियों में हमें समझाने की कोशिश की है इन डिफरेंसेस के बारे में। यह भावना बहन? दीदी, अभी आपने बोला ना कि सोल तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन जब हम नेचर के साथ प्रकृति और पुरुष जुड़ते हैं तो हर कोई अलग अलग है, यूनिक है। और बाबा ये कहते हैं कि सबको आत्मा देखो, जो आपने कल भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था, मतलब लास्ट सेशन में। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस काफी कॉमन है। अभी उसी प्रैक्टिस के साइड से ही आपसे बात करूंगी कि मान लें कि यही प्रैक्टिस है, क्योंकि ये चल रहा है बाबा के बच्चों के साथ कि वो पॉइंट ऑफ लाइट देखते हैं अपने आप को, दूसरे को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपकी लाइट की बहुत जरूरत है सबके लिए और वो मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, कुछ भी नहीं है। और फिर बाबा भी, मतलब कभी कभी बाबा बोलते हैं मुरली में, दैट डिपेंड्स ऑन वो किसके सामने बैठे हैं, क्या बात हो रही है, हम समझ पाते हैं उस बात को। कि बाबा बोलते हैं कि अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझो, वो बिंदी के रूप में याद करो। फिर बाबा बोलते हैं मुझे परम धाम में ही याद करो। तो उसकी लाइट आपसे चाहिए सबके लिए या अभी जो भावना बहन ने 3 क्वेश्चन पूछे, एक है कि सामने वाले को भी आत्मा के रूप में देखना है और हमें भी आत्मा के रूप में देखना है। ये प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। और बाबा ने हमेशा क्या कहा है, हाँ? सभी को आत्मा के रूप में देखो। जब देखने का समय आता है, जब देखने का वक्त आता है तो बाबा कहता है उन सभी को आत्मा के रूप में देखो। जब तुम्हें खुद को देखने का वक्त आता है तब वो कहता है कि तुम अपने आप को आत्मा के रूप में देखो। हाँ? देखो दोनों सेंटेंस में फर्क है। दूसरों को देखना है तब तुम आत्मा के रूप में देखो, तब तुम्हें अपने आप को किस रूप में देखना है? उसे ये नहीं कहा ना कि आत्मा के रूप में देखो। अपने आप को उसने मतलब कहने का है कुदरत है। जैसे हमने वो कनेक्शन किया कि मैं अगर कुदरत हूँ, सामने वाली आत्मा है। अब यहाँ पे मेरा स्वभाव न्यूट्रल होना चाहिए। सामने वाले स्वभाव में उतार चढ़ाव होगा क्योंकि वो एक आत्मा है। मेरा स्वभाव न्यूट्रल होना चाहिए। सामने वाले संस्कार ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब उनके संस्कारों को किस तरह से झेलना है मुझे। अब कैसे झेलोगे? तो ये अगर मैं कुदरत हूँ तो कुदरत के नियम है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर। अभी लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ नेचर अगर मैं कुदरत में, मुझे अगर वो लागू होता है तो जो भी सामने वाली आत्मा मेरे को दे रही है
इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म में कर कर आई वो फल मुझे मिल रहा है। जब मैं कुदरत के रूप में देखूंगी अपने आप को, तभी मुझे वो महसूसता होगी। अगर मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा, तो ये लॉ तो आता ही नहीं है उसमें। एक आत्मा तो है, सब समान है, तो ये लॉ कहाँ लागू होगा? लागू तब होता है जब सामने वाली एक आत्मा के रूप में है और मैं एक कुदरत के रूप में है। तो वो कुदरत का लॉ मेरे ऊपर लागू होता है। जब वो मेरे ऊपर लागू होता है, तब मैं सामने वाली स्थिति को समझ सकती हूँ। क्लियर है भावना बहन, ये वाला पार्ट? यस दीदी, वेरी क्लियर। कि सबको सामने आत्मा के रूप में देखो। अच्छा, अब बाबा हमें प्रैक्टिस करने लगाता है क्या कि तुम भी एक आत्मा हो, तुम भी एक आत्मा हो। कब वो बोलता है? जब ये शरीर जो हमें तकलीफ देता है ना, हमारे कोई दर्द तकलीफों की वजह से, हमारे कोई कर्मों की वजह से, हाँ, जब ये शरीर में रहकर हमें तकलीफें महसूस होती है ना, तब बाबा बोलते हैं तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो हमें उन तकलीफों से अलग करने की कोशिश करता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? मेरे को पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। पेन जो है, अभी समझो मेरे हाथ को कट आया, मेरा हाथ जल गया, हाँ? तो शरीर तकलीफ जो है शरीर को हो रही है या आत्मा को हो रही है? आत्मा को हो रही है। ये शरीर को नहीं होती। शरीर तो सेंस नहीं कर सकता ना, आत्मा ही सेंस कर रही है, महसूस कर रही है। यस, अभी समझा मेरा कहने का भाव क्या था? कि अगर कोई भी तकलीफ है, शरीर को चोट लगी है, गिर गया है, शरीर फ्रैक्चर हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो शरीर को कुछ नहीं, शरीर तो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, वो उससे खुद को ठीक कर लेगा। वो ठीक होने का जो पेशेंस, जो टॉलरेंस चाहिए ना, एक आत्मा में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो तकलीफ एक आत्मा को हो रही है। वाई? क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। वो जो थीन लाइन से जो कनेक्टेड है ना, उससे वो सेंस कर पा रही है उस पेन को। अब कैसे? अब एक बार अगर मैं शरीर छोड़ दिया, अभी उस शरीर को जला दिया, तो क्या मेरे को तकलीफ हो रही है? मेरे मरने के बाद में अगर मैंने ये शरीर छोड़ दिया, मतलब मेरा कनेक्शन इस शरीर से टूट गया और मैं अलग हो गई, अब इस शरीर को जला रहे हैं या दफना रहे, क्या उसको मैं महसूस कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ ना। इसका मतलब वेरी क्लियर कि शरीर को कभी महसूसता नहीं होती है तकलीफ का, वो अपने आप को मेल्ट कर सकती है, वो अपने आप को। इसके लिए मैंने कहा कि शरीर जो है कुदरत का दिया हुआ एक कंप्लीट पैकेज है। वो कभी भी तुम्हारे साथ में कंप्लेन नहीं करता है? वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता शरीर। उसको अगर उसके वक्त के अनुसार जो नियम में रखा हुआ है, उस नियम के अनुसार अगर शरीर को हर वो चीज दे दे टाइम पे, तो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर भूख लगी है तो उसको वक्त पे खाना दो, वो क्यों कंप्लेन करेगा? प्यास लगी है, उसको टाइम पे पानी पिलाओ, वो नहीं कंप्लेन करेगा। उसको नींद आ रही है, उसको वक्त पे सुला दो, वो नहीं कंप्लेन करेगा, है ना? जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, वो जिस तरीके से उसको ये 5 एलिमेंट्स बढ़ा रहे एज वाइज, हाँ, उस हिसाब से उसको मोल्ड करो, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ, सेम ऐसा ही लोगों को ये एक और क्वेश्चन होता है। अभी मैं वापस वो पॉइंट निकालूंगी ना, हम कहीं और डाइवर्ट नहीं होंगे इसको लेकर। जैसे उस दिन विक्रांत भाई ने भी कहा स्वप्न दोष को लेकर। स्वप्न दोष क्या है? वो बुढ़ापे में भी हो सकता है। जैसे राजीव बहन ने एक बार उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी वो शायद 60+ होंगे, उनका आयु जो है 60 के या 65 के ऊपर होंगे वो। उस एज में भी जाके अगर उनको स्वप्न दोष होता है, इसका मतलब क्या है? वो एक एक्सक्रेटा है, हार्मोनल्स का, हार्मोन से जो बना हुआ एक्सक्रेटा है। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, हम यूरिन पास करते हैं, हम मोशंस पास करते हैं, हमारे पानी बॉडी में जब पानी एक्सेस होता है तो यूरिन के रूप में निकलता है या स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में भी निकलता है ना? हर वो चीज जो शरीर को एक्सेस होती है तो वो डिस्चार्ज करता है। ये 2-3 चीजें जो है हमारे होश में हम करते हैं। कौन सी? स्वेटिंग। स्वेटिंग तो नींद में भी हो जाता है, पसीना नींद में भी आता है, उसका नहीं है कंट्रोल। अगर सुसु और पोटी करना, यूरिन पास करना, मोशन पास करना,
ये हम होश में ही करते हैं, बेहोशी में, नींद में अगर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसको सेंस नहीं हो रहा है, हाँ? हम डॉक्टर के पास तो उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल हमारे हाथ में कुदरत ने दिया हुआ है, बहुत स्वाभाविक है ये समझने के लिए। ऐसे ही जब स्वप्न दोष होता है और हमारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, इवन एक लेडी में भी होता है और एक जेंट्स में भी होता है, हाँ, मेल एंड फीमेल, ये दोनों को ये दिया है। और ये नींद में बहुत बार होता है, जब वो secretion, वो जो वीर्य बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं, जब वो सैक, उसका एक पोटली होता है शरीर, वो जब भर जाता है और उसको अगर हमने अपने इस हिसाब से रिलीज नहीं किया हुआ है तो वो स्वप्न में, मतलब नींद में, वो क्लियर होता है। सो दैट इज एक नेचर से, एक कुदरती, हाँ, ये है, क्या बोलते हैं इसको, कुदरती प्रोसेस है, या ये कुदरती प्रोसेस है। तो इसमें घबराना, या तुमने कुछ गलत सोचा, या तुमने कुछ गलत किया, अपने आप को गिल्ट करना, ग्लानि में ले आना, पछतावा कि भाई मैंने ये नियम तोड़ दिया, मैंने तो बाबा को पवित्रता के बारे में बोला और ये क्या हो गया, मैंने ऐसे कुछ ख्याल भी नहीं किया था, मैं तो ऐसे भी नहीं, मैं तो ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाती, मैं बाहर का किसी के हाथ का नहीं खाती, मैं ये वो पिक्चरें भी नहीं देखती, मैं सीन भी नहीं देखती, फिर मेरे साथ ऐसे सब क्यों हुआ। ये बहुत बार लोगों को ये क्वेश्चन होता है और वो उस गिल्ट में जीते, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बिट्रे किया है बाबा, शिव बाबा को प्योरिटी की प्रॉमिस करके उन्होंने शिव बाबा को बिट्रे कर दिया। मगर जिस वक्त तुम एक आत्मा अलग और एक शरीर अलग का अभ्यास तुम्हारा पक्का हो गया ना, उस वक्त तुम्हारे अंदर ये गिल्ट निकल जाएगा, तुम्हें कभी भी ये ग्लानि नहीं होगी। ये एक कुदरती प्रोसेस है, समझ में आया? वो वक्त वक्त के अनुसार वो रिलीज होते जाएगा, ठीक है? ये क्लियर है सबको? स्पेशली मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को क्लियरिटी नहीं है। मुझे बहुत बार लोगों के वॉइस मैसेजेस आते हैं ये बात पूछने के लिए कि दीदी इतनी सारी धारणाएं हम पालने के बावजूद भी, हाँ, तो हमारे साथ ऐसा होता है, ये क्यों होता है? तो इसलिए आज ये क्लियर किया है। ओके, अच्छा, बैक टू अवर पॉइंट। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे भावना बेस्ड पॉइंट, कि अभी अपने आप को आत्मा के रूप में देखना। जैसे शरीर की प्रॉब्लम शुरू होती है तो हमको अपने आप को डिटैच करना, आत्मा के रूप में देखने का मतलब है अपने आप को डिटैच करना, मतलब कि मेरे में सहन शक्ति कितनी है, क्या मैं ये सहन कर सकती हूँ, मेरे में धीरजता, होनी, पेशेंस कितना है। यहाँ पे शक्तियों को चेक करना है, क्योंकि शरीर अपने आप को ठीक करने वाला है, ये यकीन अपने आप पर रखना जरूरी है, डिस्टर्ब नहीं होना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा भी सर्दी हो गया, थोड़ा खांसी हो गया, हम ठीक नहीं हो रहे, हम फटाफट भागते हैं डॉक्टर के पास, फटाफट कुछ तो भी लेना है, कुछ तो भी लेना है, मैं ठीक नहीं हूँ। ये शरीर का प्रोसेस है, वेदर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ उतार चढ़ाव होगा, तुमने कुछ गलत खा लिया होगा, तो शरीर को टाइम लगेगा उस चीज को प्रोसेस में लाने के लिए, वो वापस से ठीक होने के लिए उसको वो वक्त देना होगा। और ऐसे वक्त में तुम अपने आप को डिटैच कर लो। इसके बाबा बोलते आ जाओ मेरे पास परंधा में आकर बैठ जाओ, बिंदु बन के बैठ जाओ। जब हम बाबा से बात करते हैं ना, तकलीफों को बोलते हैं कि बाबा मैंने क्या बिगाड़ा, किसका, मेरे को इतनी तकलीफ क्यों होती है, तब बाबा हमें बोलता है आ जाओ। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार सुना है कि जब मेरे को बहुत दर्द होता था, मैं अनकॉन्शियस जैसी हो जाती थी, फिर बाबा मुझे परम धाम ले जाता था, याद होगा आप लोगों को, और चलाता था, कुछ करता था, एंड थोड़ी देर के बाद में फिर से शरीर में मेरे को अनुभूति कराता था, और फिर बोलता था उठ अभी मेरे बच्चे आ रहे खाना बनाने के लिए। सो वंडरफुली ही यूज्ड टू हैंडल मी। ये तब है जब उस वक्त हमें अपने आप को एक आत्मा स्वरूप में दे। दूसरा, आत्मा स्वरूप तब देखना है जब हमें सामने वाली आत्मा बार बार याद दिला रही होती है, क्या, हमारे कर्मों के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में हमें जब याद दिला रही होती है
और हमें जब वो घबराहट होती है उस चीज को लेके, तब फॉर टाइम बीइंग के लिए तुम डिटैच हो जाओ, समझ लो अपने आप को आत्मा। इधर परम धाम में बैठो बाबा के साथ, तो बाबा आपको वो क्लैरिटी देगा तुम्हारे क्या कर्म हुए थे जो आज तुम भुगत रहे हो। या फिर अपने आप से कनेक्ट हो जाओ एक आत्मा के रूप में, ताकि तुम्हें ये पता चले कि ऐसे वक्त में तुम्हें डील कैसे करना है। कितना पेशेंस रखना है, कितना एक्सेप्टेंस रखना है, कितना एडजस्टमेंट रखना है, कितना स्वीकारना है उन चीजों। तब ये आत्मा के अष्ट शक्तियों को तुम यूज कर सकते हो। ऐसे वक्त में तुमको एक